Hello students, myself Lek Narwal. Today in this video we will continue with the chapter 16 part 2. In this video we will study about the pollution of the Ganga and also studying about the 3 R's to save our environment. Let's start our topic. Hello students, today we start with the chapter 16 Management of Natural Sources part 2. Let's start our chapter. Pollution of the Ganga. The Ganga runs its course of over 2,500 km from Gangotri in the Himalayas to Ganga Sagar in the Bay of बंगाल। तो गंगा जो है अपना जो है रास्ता कवर करती है 2500 किलोमीटर का जो है एरिया जो है ये कवर करते हुए रास्ता बना के चलती है 2500 किलोमीटर का। गंगोत्री जो हिमालयस में है, गंगोत्री से लेके जो है गंगा सागर तक जो है वेस्ट बंगाल में। इट इज़ बीइंग टर्न्ड इनटू ए ड्रेन मोर देन 100 टाउन्स एंड सिटी इन उत्तर प्रदेश। तो ये जो है 100 टाउन और सिटीज़ में से क्रॉस करती है, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल की स्टेट में से ये क्रॉस करती है गंगा रिवर। तो वहाँ पर ये जो है ड्रेन के अंदर कन्वर्ट कर दी गई है। इन शहरों का जो कूड़ा कचरा है, वेस्ट है, एक्सक्रीटरा जितना भी होता है वो गंगा रिवर में डायरेक्टली डाल दिया जाता है। लार्जली अनट्रीटेड सीवेज इज डंप्ड इनटू द गंगा एवरी डे। तो गंगा रिवर के अंदर जो है प्रतिदिन जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है जो वेस्ट होता है, जो सीवेज होता है शहरों का, वो जो है डाल दिया जाता है बिना उसकी कोई ट्रीटमेंट किए, जिसके कारण गंगा जो है बहुत ही ज़्यादा पोल्यूट हो गई। अब उसका पानी जो है यूज़ करने के लायक भी नहीं रहा है। इन एडिशन थिंक ऑफ द पोल्यूशन क्यूर्ड बाई अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बाथिंग, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स एंड इमर्शन ऑफ एसिड और अनबर्न्ट कॉर्पसेस। तो इसके अलावा भी जो है गंगा बहुत ज़्यादा पोल्यूट होती है, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो की जाती हैं, बाथिंग के द्वारा जो लोग उसमें नहाते हैं, वॉशिंग ऑफ क्लोथ जो कपड़े उसमें लोग धोते हैं डायरेक्टली गंगा के पानी में, जो है कपड़ों को जब धोया जाता है तो उससे भी और ज़्यादा पोल्यूशन फैलेगा। इमर्शन ऑफ एसिड और अनबर्न्ट कॉर्पसेस, तो मतलब जो एसिड वगैरह जो राख वगैरह उसमें डाल दी जाती है, या अनबर्न्ट जो लकड़ियाँ वगैरह होती हैं जो उसमें डाल दी जाती हैं, तो उसके कारण भी ये बहुत ज़्यादा पोल्यूट होती है। एंड देन इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट केमिकल इफ्लुएंट्स टू द गंगा's pollution load and the toxicity kills fish in the large sector of the river। और जो इतना ज़्यादा पोल्यूशन तो होता है, अनट्रीटेड सीवेज इसमें डाल दी जाती है, जो लोग उसमें नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, या जो है एसिड वगैरह डालते हैं, तो उससे तो पोल्यूट होती है। और जो थोड़ी बहुत कसर बच जाती है उसको जो है जो इंडस्ट्रीज़ हैं गंगा के किनारे, जो इंडस्ट्रीज़ बनाई गई हैं, तो वो जो है उसको में और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ये गंगा के किनारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, तो जो शहर हैं गंगा के किनारे, वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई हैं, तो वो जो है अपना केमिकल इफ्लुएंट जितना भी केमिकल वेस्ट होता है तो उसको गंगा में डाल देती हैं, जिसके कारण जो गंगा का वाटर और ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, जहरीला हो जाता है। और इसके कारण जो है बहुत सारी फिशेज जो है वो मर जाती हैं गंगा रिवर के बहुत सारे एरिया के अंदर। अब जो है फिशेज वगैरह जो है नहीं डेवलप हो पाती हैं, नहीं ग्रो कर पाती हैं उस पानी के अंदर। तो इस तरीके से गंगा जो है अब बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो गई ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। तो ये तो था गंगा के बारे में। एज यू कैन सी देयर आर सम मेजरेबल फैक्टर विच आर यू टू क्वान्टिफाई पोल्यूशन और द क्वालिटी ऑफ वाटर दैट वी यूज फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। तो जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिससे जो है पोल्यूशन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, या फिर जो है हम बोल सकते हैं कि वाटर की जो क्वालिटी है वो जो है ख़राब हो रही है। वो बहुत सारे मेजरेबल फैक्टर हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं, और ये सारे जो है ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण होता है। सम ऑफ द पॉल्यूटेंट्स आर हार्मफुल इवन व्हेन प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। तो बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं, अगर वो जो है स्मॉल क्वांटिटी के अंदर भी जो है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट हैं, वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं, तो उसके कारण क्या होगा, वो जो है बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए। एंड वी रिक्वायर सफोस्केटेड इक्विपमेंट टू मेजर दैम। और इसलिए हमारे पास जो है उन जो है हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स को मेज़र करने के लिए जो है बहुत ऐसे सफोस्केटेड इक्विपमेंट है, बहुत ऐसे इक्विपमेंट है जिनसे हम उनका पता लगा सकते हैं। बट एज वी लर्न इन चैप्टर 2 द pH ऑफ वाटर इज समथिंग दैट कैन ईजिली बी चेक्ड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो चैप्टर 2 में हमने जो है pH के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बहुत सारे जो है केमिकल्स की pH
के बारे में भी स्टडी किया था। तो ये जो पीएच है तो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके द्वारा हम वाटर की जो है पीएच चेक कर सकते हैं और उसमें जो है पोल्यूशन लेवल को जो है चेक किया जा सकता है। तो पीएच जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा जो है चेक की जाती है। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कौन सा वाटर जो है यूज करने लायक है और कौन सा वाटर जो है नहीं है यूज करने लायक, और उससे हमें ये भी पता चल जाए कि वो कितना पोल्यूट है और कितना जो है साफ़ है वाटर यूज करने लायक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट है एक्टिविटी 16.3, चेक द पीएच ऑफ द वाटर सप्लाई टू योर हाउस यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर और लिटमस पेपर। तो अपने घर में जो है आपने जो वाटर की सप्लाई आती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू, आईपीएच डिपार्टमेंट जो सप्लाई प्रोवाइड करवाता है, तो उस वाटर की जो है लिटमस पेपर के थ्रू जो है या यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसको बोला जाता है उसके थ्रू जो है उसकी पीएच चेक करनी है कि उसकी पीएच कितनी है जो पानी आपके घरों में आ रहा है। आल्सो चेक द पीएच ऑफ वाटर इन द लोकल वाटर बॉडी पॉन्ड रिवर लेक स्ट्रीम। और इसके साथ साथ आप जो है जो आपके घर के आसपास जितने भी पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, लेक हैं या स्ट्रीम है उनकी पीएच भी आपने चेक करनी है। कैन यू से वेदर द वाटर इज पोल्यूटेड और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। क्या आप बता सकते हैं अब कि पीएच के बेसिस पे हम वाटर के जो है उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि क्या वो पोल्यूट है या नहीं है। तो यस, हम जो है पता लगा सकते हैं कि जो है पीएच के बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा जो है वाटर सैंपल जो है जो कोई भी सोर्स है वाटर का वो जो है उसका वाटर जो है यूज़ करने लायक है, पानी यूज़ करने लायक है या नहीं है। तो वो पीएच के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं। अगर एसिडिक पीएच है या बहुत ही ज़्यादा बेसिक पीएच उसकी आ जाती है तो इट मीन्स कि वो वाटर जो है ह्यूमन की कंजप्शन के लिए जो है सही नहीं है, वो ह्यूमन की जो है हेल्थ को जो है ख़राब करेगा, उसके लिए जो है हानिकारक है। तो इस तरीके से हम जो है पीएच जो है बेसिक जो है टूल है जिससे हम जो है वाटर की क्वालिटी का पता लगा सकते हैं। बट वी नीड नॉट फील पावरलेस और overwhelmed by the scale of problem because there are many things we can do to make a difference। तो हमें ये जो है वी नीड नॉट फील पावरलेस, तो हमें ऐसा नहीं फील करना चाहिए कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पावरलेस फील नहीं करना चाहिए हमें। तो इसके लिए हम जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसके द्वारा इन प्रॉब्लम से जो है हम जो है छुटकारा पा सकते हैं, इन प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं और जो है अपने जो एनवायरनमेंट है उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए हम बहुत सारी जो है कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द 3 R's टू सेव द एनवायरनमेंट। तो आपने 3 R's के बारे में सुना होगा। ये 3 R's हैं, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। तो रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़ का यूज़ करके जो है हम बहुत लार्ज स्केल तक जो है हम जो है अपने एनवायरनमेंट को जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर हम इसको जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। नाउ इसमें फर्स्ट है रिड्यूस। तो रिड्यूस दिस मीन्स दैट यू यूज़ लेस। तो रिड्यूस का मतलब है कम से कम यूज करना। तो हम जो है कम यूज करें जो चीज़ें पोल्यूट करती हैं एनवायरनमेंट को, ऐसे पॉल्यूटेंट्स जिनका एनवायरनमेंट में ज़्यादा होने से जो है एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, तो उन चीज़ों को जो है कम से कम यूज़ करना है। जैसे कि एग्जांपल मैं दूं तो आप जो है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हम कार या स्कूटर का यूज़ करते हैं तो उनके धुएँ से जो है एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। तो हम जो है कार और स्कूटर या बाइक है या कोई भी व्हीकल है हमारा तो उनका कम से कम यूज करें। जैसे पब्लिक व्हीकल्स का ज़्यादा यूज करें, जैसे हमने कहीं जाना है, अगर बस फैसिलिटी है तो बस फैसिलिटी को जो है प्रेफर करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर पर्सनल व्हीकल। तो उससे क्या होगा कि जब हम अपने व्हीकल्स का कम यूज करेंगे, पब्लिक व्हीकल्स का ज़्यादा यूज करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज करेंगे तो उससे जो है पोल्यूशन का लेवल कम रहेगा। अगर हम सभी जो है अपने पर्सनल व्हीकल में गाड़ियों में घूमना शुरू कर देंगे तो जो पोल्यूशन का लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एनवायरनमेंट में बढ़ जाएगा। अब इसमें जो है बताया गया है कि आप जो है अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं, अपनी आदतों में चेंज ला के जो है अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें यू सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैन। तो हम अपने घरों में अननेसेसरी लाइट्स और फैन जो होते हैं उनको स्विच ऑफ करके जो है अपनी जो जैसे यूज में नहीं है, फैन का यूज़ नहीं हो रहा है, लाइट का यूज़ नहीं हो रहा है, तो उस टाइम उनको स्विच ऑफ करके हम जो इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए जो एनवायरनमेंट के ऊपर बर्डन पड़ता है तो वो कम हो जाएगा। यू सेव वाटर बाय रिपेयरिंग लीकी टैप्स। तो लीकी टैप्स घर में अगर आपके कोई टैप है लीक कर रहा है तो उसकी जगह नया टैप लगा लीजिए। अगर कहीं से पाइपलाइन फटी हुई तो उसकी रिपेयर कर लीजिए। तो उससे भी हम जो है वाटर को सेव कर सकते हैं, हमारा जो नेचुरल सोर्स है वाटर वो बचा रहेगा।
यू डू नॉट वेस्ट फूड। तो एक और चीज़ है जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं कि फूड को वेस्ट नहीं करना है। जितनी हमें ज़रूरत है खाने के लिए उतना ही फूड लिया, उतना ही पकाया। एक्सेस फूड जिसको फेंकना पड़े बाहर तो वो हमें नहीं करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर के थ्रू फूड प्रोड्यूस किया जाता है और जिसमें बहुत ही ज़्यादा लेबर वर्क रहता है, बहुत ही मेहनत के साथ इसको जो है प्रोड्यूस करवाया जाता है फूड को। कैन यू थिंक ऑफ द अदर थिंग्स दैट यू कैन रिड्यूस द यूजेस ऑफ। तो और भी क्या आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो, तो इसके बारे में सोचना है कि और कौन कौन सी चीज़ें आप अपने जैसे घरों में हम डस्टबिन का यूज कर सकते हैं और जो है उससे हम साफ़ सफाई की आदत अपने अंदर डाल सकते हैं। और रिड्यूस के लिए आप जो है घरों के अंदर जो है कम से कम जो है अपने जो लाइट्स वगैरह हैं जो अभी भी हमने डिस्कस किया तो उनका कम से कम यूज कर सकते हैं। वाटर को वेस्ट नहीं करना है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हम अपने घरों में कर सकते हैं जिससे जो है हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसाइकिल के बारे में। दिस मीन्स दैट यू कलेक्ट प्लास्टिक, पेपर, ग्लास एंड मेटल आइटम्स एंड रिसाइकल दीज मटेरियल टू मेक रिक्वायर्ड थिंग्स इंस्टेड ऑफ सिंथेसाइजिंग और एक्सट्रैक्टिंग फ्रेश प्लास्टिक, पेपर, ग्लास और मेटल। अब इसमें बोला गया है कि रिसाइकिल करना चाहिए हमें। तो इसका मतलब है कि हमें जितना भी जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, जैसे कोई कुर्सी टूट जाती है, खिलौना टूट जाता है, तो प्लास्टिक के मटेरियल को हमें ऐसे नहीं फेंकना चाहिए कि कचरे में फेंक दिया, इधर उधर फेंक दिया, तो उसको रिसाइकिल करवाने के लिए दे देना चाहिए। जैसे कि जो कबाड़ वाले आते हैं, जंक यार्ड वाले, तो वो जो है प्लास्टिक को भी कलेक्ट करते हैं, मेटल्स की चीज़ों को भी कलेक्ट करते हैं और साथ ही साथ वो पेपर को भी कलेक्ट करते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें घर में अगर प्लास्टिक है तो उसको इकट्ठा करके, पेपर को इकट्ठा करके और ग्लास को इकट्ठा करके या मेटल को एक साथ इकट्ठा करके रखना चाहिए, जो जिनका यूज नहीं है, जो वेस्ट हो चुके हैं, तो उनको फिर हमें जो है कबाड़ वाले को दे देना चाहिए। और ये कबाड़ वाले फिर फैक्ट्रियों में इस मटेरियल को प्रोवाइड करवाते हैं और फैक्ट्रियों में दोबारा से इनको रिसाइकिल करके, जैसे प्लास्टिक की चीज़ें हैं तो उनको दोबारा से प्लास्टिक की चीज़ें जो टूटी फूटी हैं तो उनको जो है प्लास्टिक को मेल्ट करवाया जाता है, दोबारा से नई चीज़ें जैसे चेयर है, खिलौने हैं, वो सारी चीज़ें जो है तैयार कर ली जाएंगी। तो इससे बेनिफिट ये रहेगा कि नया जो प्लास्टिक है वो नहीं बनाना पड़ेगा, तो एनवायरनमेंट में जो प्लास्टिक गार्बेज है वो कम होगा और साथ ही साथ जो है नई चीज़ें जो है हमें मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी बिना किसी एनवायरनमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा इफेक्ट डाले हुए। इसी तरीके से पेपर का है, तो पेपर को भी हमें रिसाइकिल करना चाहिए। तो पेपर जितना भी वेस्ट पेपर है, कॉपी है, तो उसको हम रद्दी वाले को दे दें, तो वो रद्दी वाला उसको जो है दोबारा से जो है फैक्ट्रियों में देके उससे दोबारा से जो है यूज करने लायक जो है बना देते हैं, जिससे जो है नए पेड़ों को नहीं काटना पड़ेगा पेपर बनाने के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं रिसाइकलिंग के लिए। तो इसी तरीके से मेटल का भी यूज होता है और दूसरे जो बहुत सारे मटेरियल हैं जो कबाड़ वाले लेते हैं तो उसका वो रिसाइकलिंग के लिए यूज करते हैं। तो अपने आसपास जो शहरों में कई बार ऐसे हमें जगहें देखने को मिल जाती हैं जहाँ पर कबाड़ का सारा सामान जो है रखा होता है। तो ये जो कबाड़ का सामान होता है ये कलेक्ट किया जाता है हर एक जगह से और उसको फिर दोबारा से जो फैक्ट्रियों में बेच दिया जाता है। अब है रीयूज के बारे में। दिस इज़ एक्चुअली इवन बेटर देन रिसाइकलिंग। तो ये जो है रिसाइकलिंग से ज़्यादा बेटर है बिकॉज द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग यूजेज सम एनर्जी, क्योंकि रिसाइकलिंग में जो है फैक्ट्री में दोबारा दिया जाता है वेस्ट मटेरियल को और उससे फिर से जो है तैयार करवाया जाता है नया मटेरियल। तो उसके लिए एनर्जी कंज्यूम होती है, तो वो उसको एनर्जी को हम जो है कंज्यूम होने से बचा सकते हैं, जो एनर्जी उसको बनाने के लिए लगेगी। तो रीयूज में हम जो है जो पुरानी चीज़ें उनको दोबारा से किसी और पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। इन द रीयूज स्ट्रेटजी यू सिंपली यूज थिंग्स अगेन एंड अगेन। तो इसमें जो है थिंग्स को दोबारा से यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल हम लेते हैं मार्केट से, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उस बोतल को हम फेंक देते हैं। तो उस बोतल को फेंकने की बजाय हम वाटर को स्टोर करने के लिए रख सकते हैं घर में, जो इसको फ्रिज में जो पानी भर के रख सकते हैं उस बोतल को। तो मतलब इससे उसका यूज भी हो जाएगा, वेस्ट जो है प्लास्टिक गार्बेज भी नहीं होगा हमारे पास जो है फेंकेंगे हम इधर उधर, तो इस तरीके से उसका जो है रीयूज आ जाएगा। इसी तरीके से जो डिब्बे वगैरह होते हैं, जो टीन के डिब्बे हैं या जो प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं बड़े साइज़ के, जो घी या तेल के साथ हम लेते हैं, तो उनके हम क्या कर सकते हैं, पॉट बना सकते हैं जिसमें हम गमले की तरह उनका यूज कर सकते हैं। उससे जो है जो गार्बेज है प्लास्टिक का वो भी कम होगा और उसका जो एक अच्छे काम के लिए जो है प्लांट करवाने के लिए, फ्लावर्स लगाने के लिए जो उसका यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट वेज के थ्रू जो है हम प्लास्टिक के गार्बेज को रिड्यूस कर सकते हैं और रीयूज करके हम जो है एनर्जी को सेव कर सकते हैं।
The plastic bottles in which you buy various food items like jam or pickle can be used for storing things in the kitchen. इसी तरीके से जो जैम और पिकल हम मार्केट से खरीदते हैं तो उनकी जो बॉटल्स होती हैं, जो डिब्बे होते हैं उनके, तो उनको क्या कर सकते हैं हम दोबारा से यूज करें। जब जैम ख़त्म हो गया, पिकल ख़त्म हो गया, तो उसको जो है हम उसके डिब्बे को जो है किचन में जो आइटम्स होती हैं उनको स्टोर करने के लिए, जैसे दालें स्टोर करने के लिए, मसाले स्टोर करने के लिए, उन जो है डिब्बों का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है रीयूज की स्ट्रेटजी हम बना के जो है एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए हम जो है अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। बट इवन while making everyday choices we can make environment friendly decision for doing this। तो जितनी भी हमारी डेली की जो वर्क होता है या डेली की हमारे काम करने के लिए जो चॉइसेस रहती हैं, तो उनमें भी हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली डिसीजन ले सकते हैं। फॉर डूइंग दिस वी नीड टू नो मोर अबाउट हाउ आवर चॉइसेस अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो अपने जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो है हैबिट बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो किस तरीके से एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही हैं। ऐसी एक्टिविटी जो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही हैं, तो हम उन एक्टिविटी में या जो हमारी आदतें हैं उनमें चेंज ला सकते हैं। दिस अफेक्ट में भी इमीडिएट और लॉन्ग टर्म और लॉन्ग रेंजिंग। तो ये जो इफ़ेक्ट होता है ये या तो फिर इमीडिएट तुरंत हमें देखने को मिलता है, या फिर ये लॉन्ग टर्म बड़े लंबे टाइम तक जो है के बाद हमें देखने को मिलता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनकरेजेस फॉर्म ऑफ ग्रोथ दैट मीट करंट बेसिक ह्यूमन नीड्स। जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो एनकरेज करता है फॉर्म ऑफ ग्रोथ दैट मीट करंट बेसिक ह्यूमन नीड। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये जो है कोशिश की जाती है कि जो ग्रोथ है उसको भी साथ में लिया जा सके और जो बेसिक नीड हैं वो भी पूरी हो सकें, वाइल प्रिजर्विंग दी सोर्सेज फॉर दी नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। और साथ ही साथ जो सोर्सेज हैं हमारे, उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाया भी जाए, मतलब अपनी ज़रूरतें भी पूरी की जा सकें और जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हम जो है अपने नेचुरल सोर्सेज को बचा कर रखें। तो उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम देंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ लिंक टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है वो जुड़ी होती है एनवायरमेंट की कंजर्वेशन के साथ। Thus सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्प्लाइज ए चेंज इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम करना चाहते हैं तो हमें अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स के अंदर, हर एक जो है काम के अंदर हमें जो है चेंज लेके आना पड़ेगा। इट डिपेंड अपॉन द विलिंगनेस ऑफ द पीपल टू चेंज देयर परसेप्शंस ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस अराउंड देम। तो इसके लिए जो है लोगों को जो है अपनी विल जो है यूज करनी पड़ेगी। लोगों में खुद जो है इच्छा होनी चाहिए कि वो जो है एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं, और तब जाके ये चीज़ जो है पॉसिबल हो पाएगी लोगों की विलिंगनेस के थ्रू जो है हम सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कंडीशन जो है अपने एनवायरनमेंट की, उनको जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड द रेडीनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल टू अल्टर देयर प्रेजेंट यूज ऑफ द नेचुरल सोर्सेज। और जो है लोगों के अंदर जो है इच्छा होनी चाहिए और वो रेडी होने चाहिए कि वो जो है अल्टर कर सकें प्रेजेंट यूज ऑफ नेचुरल सोर्सेज, मतलब जो प्रेजेंट में वो यूज कर रहे हैं नेचुरल सोर्सेज का, उसके यूज को जो है रिड्यूस कर सकें ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए उनको जो है अवेलेबल करवाया जा सके। Now coming to next activity 16.4, have you ever visited a town or village after a few years of absence? क्या आप कभी ऐसे शहर में या गांव में गए हो बहुत सालों के बाद, 10 साल के बाद या 5 साल के बाद, कहीं 5 या 10 साल के बाद या 15 साल के, बहुत ज़्यादा साल के बाद कहीं किसी गांव या शहर में गए हो? इफ़ सो यू हैव नोटिस न्यू रोड एंड हाउसेज दैट हैव कम अप सिंस यू वर देयर लास्ट। तो जब आप वहाँ जाओगे बहुत सालों के बाद, तो वहाँ पर जो है क्या आपने नोटिस किया कि वहाँ पर नए रोड बने हैं, नए घर बने हैं और जो पहले नहीं थे। वेयर डू यू थिंक द मटेरियल फॉर मेकिंग दिस रोड्स एंड बिल्डिंग्स हैव कम फ्रॉम। अब इन जो है चीज़ों को बनाने के लिए, जैसे रोड है, हाउसेज हैं, तो उनको बनाने के लिए और बिल्डिंग को बनाने के लिए मटेरियल कहाँ से अवेलेबल हो पाता है। ट्राई एंड मेक ए लिस्ट ऑफ मटेरियल एंड देयर प्रोबेबल सोर्स। तो कोशिश करनी है एक लिस्ट बनाने की इन मटेरियल की और उनके सोर्स की, कि कहाँ से ये जो है सोर्स, किस सोर्स से ये मिलते हैं ये मटेरियल हमें। तो ये जो है एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो घर में, कि जो बिल्डिंग है, जैसे घर बन रहा है, तो उसके लिए जो मटेरियल है वो कहाँ से मिल रहा है।
Discuss the list you have prepared with your classmates. Can you think of the way in which the use of these material be reduced? और इस डिस्कस करना है अपने क्लासमेट के साथ, और ये भी जो है सोचने की कोशिश करनी है, ऐसे तरीके सोचने हैं कि किस तरीके से इन मटेरियल का जो यूज़ है वो रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। तो इसका थोड़ा सा कंक्लूजन जो है इसमें नीचे बताया गया है, जो डिस्कस करेंगे अभी। सॉइल, स्टोन, एग्रीगेट्स, bituminous material, cement mortar and cement concrete etc. used to make the roads and buildings। तो जो सॉइल है, स्टोन एग्रीगेट्स हैं, बिटुमिन मटेरियल है, सीमेंट है, सीमेंट मोर्टार है और सीमेंट कंक्रीट है। तो इनका यूज किया जाता है रोड्स को और बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। ऑल दिस मटेरियल्स आर अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट एंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड इफेक्टिवली। तो ये सारे के सारे मटेरियल जो है हमारे एनवायरनमेंट में ही अवेलेबल होते हैं, चाहे रेत, बजरी, पत्थर जो भी है, सीमेंट है, वो सारा एनवायरनमेंट में ही अवेलेबल होता है। और एनवायरनमेंट में इस जो है इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, फैक्ट्रीज़ के अंदर जो उस मटेरियल को लिया जाता है और उसकी प्रोसेसिंग करके फिर ये जो बिल्डिंग और दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है। That's all in this video. Thank you.